मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि सिफेलोस्पोरिन जो होती है हमारे पास, ये पेनिसिलिन से काफ़ी हद तक मिलती हैं। अगर हम देखें स्ट्रक्चर, यानी कि उनके देखने का तरीका दोनों सेम होते हैं, तकरीबन देखने में सेम लगती है। अगर देखें फंक्शन, यानी कि काम करने के तरीके को देखें तो वो भी दोनों का तकरीबन सेम होता है। ठीक है, होता क्या है, सिफेलोस्पोरिन होता है, इसका हमारे पास बेसिक न्यूक्लियस, यानी कि इसका बुनियाद बोल सकते हैं हमारे पास क्या होती है, 7 अमाइनो सिफेलोफोरेनिक एसिड। ठीक है, अगर इसके हम बुनियाद को देखें, पेनिसिलिन की बुनियाद क्या होती है हमारे पास, 6 अमाइनो पेनिक्लिनिक एसिड। ठीक है, इसकी क्या है, 7 अमाइनो सिफेलोफोरिक एसिड। ठीक है, तो दोनों का न्यूक्लियस अलग अलग नाम से, लेकिन दोनों जो होती हैं, दोनों ये एक ही कैटेगरी ताल्लुक़ रखती हैं। वो कैटेगरी कौन सी है, दोनों बीटा लैक्टेम हमारे पास कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती हैं। दोनों में क्या होती है, बीटा लैक्टेम रिंग होती है, यानी कि दोनों बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसलिए जो सिफेलोस्पोरिन होते हैं पेनिसिलिन से काफ़ी हद तक मिलती हैं, हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, मोस्ट सिफेलोस्पोरिन्स आर produced synthetically by the chemical attachment of side chains to 7 amino cephalosporinic acid। पहले हम कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं कि सिफेलोस्पोरिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। तो हम पहले देखते हैं कि जो सिफेलोस्पोरिन होता है, इसका जो बुनियाद होती है, यानी कि जो कोर स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, 2 रिंग से बना हुआ होता है। पहली रिंग हमारे पास जो होती है उसको हम कहते हैं बीटा लैक्टेम रिंग। बेसिकली जो बीटा लैक्टेम रिंग होती है ये 4 मेंबर रिंग होती है, 4 मेंबर रिंग। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, छोटा सा स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बीटा लैक्टेम। एक और रिंग होती है, हम उसको कहते हैं डाईहाइड्रोथायजीन रिंग, डाईहाइड्रोथायजीन रिंग। ठीक है, ये बेसिकली 6 मेंबर रिंग है। इसको देखें तो 6 तक काउंटिंग हुई, यानी कि 6 मेंबर रिंग होती है। ठीक है, इसमें एक नाइट्रोजन होता है और इसमें एक सल्फर होता है, एक नाइट्रोजन है और एक सल्फर है। थायजीन का मतलब होता है कि 6 मेंबर रिंग, यहाँ पर दिख रहा है हमें 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 मेंबर रिंग है। और हेटेरोसाइक्लिक मतलब कि जो साइकिल में कंपाउंड इंक्लूड है वो डिफरेंट डिफरेंट है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है। ठीक है, तो यानी कि हेटेरोसाइक्लिक है हमारे पास, 6 मेंबर रिंग है और हेटेरोसाइक्लिक है, 6 मेंबर रिंग और हेटेरोसाइक्लिक। और इसकी पेरेंट फॉर्म जो होती है वो डबल बॉन्ड वाली होती है। पेरेंट फॉर्म डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यानी कि पेरेंट फॉर्म क्या है इसकी, डबल बॉन्ड वाली है। ठीक है, थायोसिलिडीन को देखें, थायोसिलिडीन में क्या होता है, इसे मेंबर कितने हैं, 5 मेंबर रहेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मेंबर रहेंगे और हेटेरोसाइक्लिक है। ठीक है, और ये फुली सैचुरेटेड है, यानी कि इसमें कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है। ठीक है, डबल बॉन्ड एब्सेंट है। ठीक है, अब डाईहाइड्रोथायजीन का मतलब क्या है, डाईहाइड्रोथायजीन का मतलब ये है, जो थायजीन थी हमारे पास, थायजीन में क्या बात होनी चाहिए थी कि 6 मेंबर रिंग और क्या कि हमारे पास हाइड्रोसाइकिल की 2 चीज़ से हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो ओरिजिनल थायजीन होती है, ओरिजिनल थायजीन में क्या करे, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा करती हैं, 2 हाइड्रोजन क्या करती है, ज़्यादा करती है, तो क्या बन गई, डाईहाइड्रोथायजीन। यानी कि जो डाईहाइड्रोथायजीन बेसिकली सिफेलोस्पोरिन में जो रिंग है, ये बेसिकली ना ही फुली थायजीन है, ना ही प्योरली थायजीन है, ना ही प्योरली थायोसिलिडीन है। ठीक है, ये क्या है, इसमें हमने थायजीन जो रिंग थी उसमें 2 हाइड्रोजन ज़्यादा कर दिया, क्या बन गई, डाईहाइड्रोथायजीन रिंग। अब एक और चीज़ क्लियर करते हैं कि इसके हम सिफेलोस्पोरिन के न्यूक्लियस को हम 7 अमाइनो सिफेलोस्पोरिक एसिड क्यों कहते हैं, इसका रीज़न हमारे पास है। क्या रीज़न है कि हमारे पास 7 पे देखें पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अमाइनो लगा हुआ है, N और H2, यानी कि अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं 7 अमाइनो। ठीक है, अब सिफेलोस्पोरिक क्यों कहते हैं, इसका रीज़न ये है कि सिफेलोस्पोरियम जो सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम फंगस है, इस फंगस से क्या हुआ था, पहली बार हमारे पास सिफेलोस्पोरिन मिला था, इसलिए उसी के नाम पर क्या रखा है, सिफेलोस्पोरिक रखा है। ठीक है, अच्छा, इसीलिए हम बोलते हैं 7 अमाइनो सिफेलोस्पोरिक एसिड। एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है, COH। ठीक है, ये C और OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ, इसलिए हम बोलते हैं सिफेलोस्पोरिक एसिड। अब एक और चीज़ क्लियर करते हैं कि हमारे पास जो पेंसिलिन होती है, पेंसिलिन में एक साइड चेन है, जबकि सिफेलोस्पोरिन पे देखें तो सिफेलोस्पोरिन में 2 साइड चेन होती है। ठीक है, पहली साइड चेन डिस्कस करते हैं कि लिखा हुआ है R1 7 पोजीशन, होता है कि हमारे पास बीटा लैक्टेम रिंग है, क्या है, नाइट्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, क्या है, नाइट्रोजन अटैच्ड है। अब इस नाइट्रोजन, ये जो हमारे पास अमाइड बॉन्ड है, ठीक है, अमाइड बॉन्ड क्या होता है, अमाइड बॉन्ड होता है CONH और R। ठीक है, अमाइड बॉन्ड, तो हमारे पास ये जो साइड चेन होती है, ये बीटा लैक्टेम रिंग का जो नाइट्रोजन अटैच्ड है उसके साथ जो अमाइड बॉन्ड है, अमाइड बॉन्ड के साथ होती है ये साइड चेन। ठीक है, जो कि पोजीशन होती है हमारे पास 7 पोजीशन होती है। अब ये जो R1 साइड चेन, इसका काम क्या है, इसका काम ये होता है कि ये डिसाइड करती है कि ड्रग का, ये सिफेलोस्पोरिन जो ड्रग है इसका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम क्या होगा, यानी कि क्या ये ग्राम पॉजिटिव पे काम करेगी बैक्टीरिया पे या फिर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करती है। ये चीज़ कौन डिसाइड करती है, ये डिसाइड करती है कि सिफेलोस्पोरिन की जो R1 साइड चेन है वो कैसी है। ठीक है, अगर वो
किसी और टाइप की होगी तो वो ग्राम पॉजिटिव पे काम करेगी, अगर वो किसी और टाइप की होगी तो ग्राम नेगेटिव पे काम करेगी, ठीक है। यानी दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है, और ये किसकी वजह से होता है, R1 साइड चेन की वजह से, ठीक है। दूसरा काम हमारे पास ये साइड चेन क्या कर, दूसरा काम ये करती है कि बीटा लैक्टेमेज के रेजिस्टेंस का लेवल ये डिसाइड करती है। R1 साइड चेन क्या मतलब हुआ इसका, बीटा लैक्टेमेज के रेजिस्टेंस का लेवल डिसाइड कर, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास R1 साइड चेन पे क्या है, बल्कि ग्रुप लगे हैं, बहुत सारे भारी भारी ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब बहुत सारे भारी ग्रुप्स लगे होंगे तो जो बैक्टीरिया का बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होगा, हम जानते हैं कि बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और वो एंजाइम क्या सलाहियत रखता है कि वो एंजाइम सलाहियत रखता है कि वो क्या करते हैं, हमारे पास पेनिसिलिन्स को डिस्ट्रॉय कर दे। पेनिसिलिन में बात की सिफाइलोस्पोरिन की तरह, ठीक है, यानी कि वो सिफाइलोस्पोरिन की बीटा लैक्टेम रिंग पे अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास R1 साइड चेन जो होगी ये बल्कि होगी, भारी भारी ग्रुप्स लगे होंगे, तो हमारे पास ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम इस पर एक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि ये ड्रग क्या होगा, पावरफुल होगा बिकॉज ऑफ दिस R1 साइड चेन, ठीक है। तो ये R1 ग्रुप या साइड चेन हम बोलते हैं डिसाइड करता है कि हमारे पास कितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, कितनी रुकावट होगी इस बैक्टीरिया को इस ड्रग के तोड़ने में, इस ड्रग को तोड़ने में, ठीक है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि सिफालोथिन हमारे पास एक एग्जाम्पल है सिफालोथिन, जो कि फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन है। हमारे पास सिफालोथिन फर्स्ट जनरेशन की सिफालोस्पोरिन है। ये बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करती है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे इफेक्टिवली काम करती है। क्यों? क्योंकि उसकी R1 साइड चेन इस तरीके के कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करती है। लेकिन अगर हम देखें एक और हमारे पास है सेप्टाजीडीम हमारे पास जो है, ये भी एक सिफालोस्पोरिन, लेकिन ये थर्ड जनरेशन है, ठीक है, ये थर्ड जनरेशन है, और ये ग्राम नेगेटिव पे काम करती है। अब ये ग्राम नेगेटिव पे काम करती है, ये ग्राम पॉजिटिव पे काम करती है। ये चीज़ कौन डिसाइड करे, ये डिसाइड करे इनकी R1 साइड चेन डिसाइड करिए। इनकी R1 साइड चेन में कुछ डिफरेंस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये अलग अलग बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं। अब हर जनरेशन में क्या करते हैं हम, ये जो R1 साइड चेन इसको चेंज करते हैं, ठीक है, इसको मॉडिफाई करते हैं। इसको मॉडिफाई करने से क्या होता है, हमारे पास ड्रग की एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम बढ़ जाती है, यानी कि ड्रग का बैक्टीरिया को ख़त्म करने की जो ताकत थी, ठीक है, कितने बैक्टीरिया को किल कर पा रही है, हर जनरेशन में क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। बिकॉज ऑफ दिस कि क्या कर रहे हैं, R1 साइड चेन को क्या कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं। हर जनरेशन में क्या करते हैं, R1 साइड चेन को तब्दील करते हैं, इसीलिए नई हमारे पास सिफालोस्पोरिन बनती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस। अब डिसाइड करते हैं एक और साइड चेन जो कि है हमारे पास R3, ठीक है, इसको बेसिकली R2 साइड चेन ही बोलते हैं। हम डिस्कस करेंगे क्यों बोलते हैं, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये R2 साइड चेन है क्या। बेसिकली ये जो R2 साइड चेन है ये कंबाइन हुई थी डाईहाइड्रोथाइजीन रिंग से। डाईहाइड्रोथाइजीन रिंग से क्या है, जुड़ी हुई होती है हमारे पास ये R2 साइड चेन। अब ये काम क्या करती है, ये डिसाइड करती है हमारे पास कि जो सिफालोस्पोरिन है, ये जो ड्रग है, इसका फार्माकोकाइनेटिक क्या होगा, इसका फार्माकोकाइनेटिक यानी कि किस तरीके से बॉडी में जाएगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, इसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होगा, और इसका एक्सक्रीशन किस तरीके से होगा, ये सब कुछ डिसाइड करता है हमारे पास ये R2 साइड चेन डिसाइड करती है, ठीक है। अच्छा, इसका हाफ लाइफ, ये बॉडी में कितने टाइम तक रहेगी, इसका प्रोटीन बाइंडिंग क्या होगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है हमारे पास, यही R2 साइड चेन डिसाइड करती है, ठीक है। अच्छा, और ये ओरली लेने से इफेक्टिव होगी नहीं होगी, ये भी कौन डिसाइड करते हैं, R2 साइड चेन डिसाइड करती है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है सिफालिक्जीन हमारे पास एक ड्रग है सिफालोस्पोरिन, जो कि उसमें बेसिकली इसको मुंह के ज़रिए ले सकते हैं, यानी कि ओरली इफेक्टिव है, बिकॉज इसमें ऐसी साइड चेन है जो कि ये जो इसकी R2 साइड चेन है सिफालिक्जीन की, वो इस तरीके से बनाई गई है कि हम इसको ओरली ले सकते हैं, ठीक है। तो सिफालिक्जीन ओरली स्टेबल है बिकॉज ऑफ R2 साइड चेन, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक और ड्रग है सेफ्ट्राइजीन जो हमारे पास है, ठीक है, ये भी एक सिफालोस्पोरिन है, लेकिन इसका जो हाफ लाइफ होता है, ठीक है, यानी कि बॉडी में काफ़ी टाइम तक रहती है, तकरीबन दिन में सिर्फ एक ही डोज लेनी पड़ेगी, काफ़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी में काफ़ी टाइम तक रहती है। अब ये बॉडी में काफ़ी देर तक रहना, ये कौन डिसाइड करे, ये डिसाइड करे इस सेफ्ट्राइजीन का R2 साइड चेन डिसाइड करे। इस ड्रग की जो R2 साइड चेन है वो इस तरीके से मॉडिफाई की गई है, बनाई गई है कि बॉडी में काफ़ी टाइम तक रह रही है। तो जो सिफालोस्पोरिन हमारे पास है, ठीक है, इसकी हम जनरेशन वाइज क्या चेंज करते हैं, R1 भी चेंज करते हैं, R2 भी चेंज करते हैं, लेकिन R2 को हम बोल सकते हैं कि ये डिफ़ाइन नहीं करती जनरेशन, ठीक है। हमारे पास R1 जो होती है ये डिफ़ाइन करती है सिफालोस्पोरिन की जनरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या, उस बात का मतलब ये हुआ कि हम R2 चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारे पास ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक, हाफ लाइफ, ओरल IV जो एब्जॉर्प्शन थी उसमें फ़र्क आएगा, ठीक है। तो हमारे पास R1 साइड चेन चेंज करने से क्या होगा, हमारे पास ये पूरी ड्रग की जनरेशन ही बदल गई, ठीक है। अब ये ड्रग और ताकतवर बन गई या और इफेक्टिव जो बनाना चाह रहे थे वो बन गई, यानी कि ये ड्रग पूरी सिफालोस्पोरिन एक नई जनरेशन में तब्दील हो गई, ठीक है, एक नई एडवांसमेंट आ गई इसमें। तो हमारे पास सिफालोस्पोरिन की नई जनरेशन कौन डिफाइन करता है, R1 साइड चेन करता है, R2 मोस्टली फार्माकोकाइनेटिक उस पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो
डिफाइन कौन करता है? R1 साइड चेन। अब एक लास्ट कन्फ्यूजन भी क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ R3 पोजीशन लिखा हुआ है जबकि नीचे लिखा हुआ है R2 साइड चेन। देखिए होता है कि हमारे पास ये तो थी हमारे पास R1 साइड चेन, ठीक है, ये R1 साइड चेन थी, लेकिन इस तरफ क्या है, ये हमारे पास देखें तो डाईहाइड्रोथायजीन रिंग में थर्ड पोजीशन पे, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे क्या है हमारे पास, ये R साइड चेन लगी हुई, इसलिए हमने इसको कहा R3 पोजीशन, ठीक है, इसलिए क्या कहा R3 पोजीशन, ठीक है। अगर एज अ पोजीशन बात करें तो एज अ पोजीशन हमारे पास क्या है R3 पोजीशन, लेकिन अगर हम बात करें साइड चेन कौन सी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, तो कौन सी है, ये R2 साइड चेन है, यानी कि दूसरी साइड चेन है, ठीक है। सिफाइलोस्पोर में 2 साइड चेन है, एक R1 एक R2 जिसमें नाम दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम पोजीशन के हिसाब से बात करें तो क्या आएगा R3 पोजीशन, ठीक है। पेनिसिलिन में हमारे पास कितनी साइड चेन है, ओनली 1 साइड चेन प्रेजेंट। अब ये बात क्लियर हो गई होगी हमारे पास के जो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस होता है, यानी कि हम सिफाइलोस्पोरिन का जो बेसिक न्यूक्लियस 7 अमाइनो सिफाइलोस्पोरिन एक एसिड उठाते हैं, ठीक है, और उसमें जो साइड चेन थी, एक R1 साइड चेन और दूसरी हमारे पास जो R2 साइड चेन मैंने बोला था R3 पोजीशन से लगी हुई थी, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, साइड चेन को चेंज करते हैं, साइड चेन को चेंज करेंगे और हमारे पास जो सिफाइलोस्पोरिन होगा वो सीमी सिंथेटिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सीमी सिंथेटिक, यानी कि हमने क्या किया, आधा नेचर से लिया और आधा खुद बनाया, हमने इसकी साइड चेन खुद बनाई और नेचर से क्या लिया, कुदरत से हमने इसका न्यूक्लियस लिया, जो क्या था हमारे पास, एक थायसोलिडीन रिंग थी और एक बीटा लैक्टेम रिंग थी और साथ में हमारे पास एक नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का क्या था हमारे पास, एक अमाइड ग्रुप था और अमाइड ग्रुप के साथ हमारे पास क्या था, यहाँ पर R1 साइड चेन थी, ठीक है। यहाँ बात करें तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पास R3 पोजीशन पे क्या था, यहाँ पास R2 साइड चेन लगी हुई थी, हमने बेसिकली न्यूक्लियस वहाँ से लिया और साइड चेन्स को खुद बनाया और लगा दिया, इससे क्या हो गया, सिफाइलोस्पोरिन हमारे पास और इफेक्टिव हो गया, यानी कि हमने चेंजिंग की इसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। आगे लिखा कि हमारे पास के जो सिफाइलोस्पोरिन होता है, cephalosporin have the same mode of action as penicillins and they are affected by the same resistance organism। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिफाइलोस्पोरिन और जो पेनिसिलिन होता है दोनों का काम करने का तरीका सेम मोड ऑफ एक्शन, मतलब दोनों का काम करने का तरीका एक ही तरह का, दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, क्या करते हैं कि दोनों बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन दोनों सिफाइलोस्पोरिन भी पेनिसिलिन भी दोनों अफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि मुतासर हो सकते हैं, किस चीज़ से मुतासर हो सकते हैं हमारे पास, अगर बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, बैक्टीरिया का जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम है वो ज़्यादा पावरफुल है, क्या है, पावरफुल, बहुत पावरफुल है और वो डिस्ट्रॉय कर देगा, पेनिसिलिन को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, सिफाइलोस्पोरिन को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो दोनों मुतासर हो सकती हैं बीटा लैक्टेमेज एंजाइम से, या फिर दोनों मुतासर हो सकती हैं हमारे पास की बीटा लैक्टेमेज एंजाइम तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसने क्या कर दिया, इस बैक्टीरिया ने अपनी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में कुछ चेंजिंग कर ली, ठीक है। जब चेंजिंग कर ली तो हमारे पास ये जो ड्रग था, ये ड्रग का टारगेट क्या होता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, तो ये वहाँ पर स्ट्रांगली कंबाइन नहीं हो पाएगा, मतलब बैक्टीरिया पर सही से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या करता है बैक्टीरिया, इन दोनों ड्रग को फेल करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। सिफाइलोस्पोरिन और पेनिसिलिन दोनों को इस तरीके से क्या कर देंगे, बेकार बना देंगे कि हमने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में चेंजिंग कर ली, ठीक है, या फिर अपना बीटा लैक्टेमेज एंजाइम था उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है। दोनों सूरतों में क्या हो रहा है हमारे पास, ये दोनों ड्रग फेल हो रही हैं, ठीक है, बैक्टीरिया पे काम नहीं कर पा रही। आगे लिखा हुआ है हाउ एवर दे टेंड टू बी मोर रेजिस्टेंट दैन द पेनिसिलिन्स टू सर्टेन बीटा लैक्टेमेजेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मेरे पास ये सिफाइलोस्पोरिन है और ये पेनिसिलिन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझते हैं हमारे पास, और ये बैक्टीरिया है, ठीक है। होता क्या है हमारे पास, बैक्टीरिया ने बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस किया, हमने जानते हैं कि बीटा लैक्टेमेज एंजाइम अगर एक हद तक स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बैक्टीरिया का जो ड्रग था पेनिसिलिन हो गया, सिफाइलोस्पोरिन, इनको अपने पर काम नहीं करने देगा क्योंकि इसका बीटा लैक्टेमेज एंजाइम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो बात करें इसका बीटा लैक्टेमेज एंजाइम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारे पास जो पेनिसिलिन था इस पर काम नहीं कर पाया, लेकिन सिफाइलोस्पोरिन इस पर काम कर पाएगा, ठीक है। तो सिफाइलोस्पोरिन को ख़त्म करने के लिए, इस ड्रग को बेकार बनाने के लिए बैक्टीरिया का जो एंजाइम है वो और पावरफुल होना ज़रूरी है, यानी कि जिन सूरतों में पेनिसिलिन फेल हो रही है, पेनिसिलिन काम नहीं कर पा रही, उन सूरतों में क्या हो रहा है, सिफाइलोस्पोरिन काम कर पा रहा है क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, ज़्यादा ये पावरफुल है हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया को अपना जो एंजाइम है और पावरफुल बनाना होगा ताकि वो सिफाइलोस्पोरिन को अपने ऊपर बेकार बना पाए, ठीक है। तो यहाँ ये बात लगी कि ठीक है, टेंड टू बी मोर रेजिस्टेंट, यानी कि ये और रुकावट क्रिएट करता है बैक्टीरिया के अपने ऊपर, कि बैक्टीरिया इसके ऊपर हमला नहीं कर पाएगा क्योंकि ये पावरफुल है। इसके बाद आगे चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ, जो कि है एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि सिफाइलोस्पोरिन हैव बीन क्लासिफाइड एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन based largely on their bacterial susceptibility pattern and resistant to beta lactamases। सिफाइलोस्पोरिन को डिवाइड किया गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में। अब सवाल ये पता चलता है जनरेशन का मतलब क्या, जनरेशन का मतलब ये होता है कि टाइम के साथ क्या किया गया, सिफाइलोस्पोरिन में इम्प्रूवमेंट की गई, क्या की गई, इम्प्रूवमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन को देखें
और फोर्थ जनरेशन को देखें तो फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रग होगी वो यकीनन क्या होगी, कम पावरफुल होगी एज़ कम्पेयर टू फोर्थ जनरेशन, क्योंकि टाइम के साथ क्या किया गया, टाइम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट की गई, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन जो होगी हमारे पास ज़्यादा पावरफुल होगी, ठीक है, और ज़्यादा तरह के बैक्टीरिया को क्या कर सकती होगी, किल कर सकती होगी। इसमें कम तरह के बैक्टीरिया आ रहे होंगे, यानी कि इसके अंडर क्या है, कम तरह के बैक्टीरिया, यानी कि टाइम के साथ साथ क्या किया गया, इंप्रूवमेंट की गई, ड्रग में क्या की गई, इंप्रूवमेंट की गई, ठीक है। अच्छा, ये जो डिवीज़न होती है हमारे पास जनरेशन की डिवीज़न, ये मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली चीज़ डिपेंड करती है कि पहली पे जो चीज़ होती है जिस पर डिपेंड करती है वो होती है कि हमारे पास बैक्टीरियल सस्केप्टिबिलिटी। बैक्टीरियल सस्केप्टिबिलिटी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन को, ठीक है, तो ये किस तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट जनरेशन में आ गए। इसे बात करेंगे तो ये किस तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव है, सेकंड जनरेशन में आ गए। थर्ड में अलग तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होकर, यानी कि हमारे पास इफेक्टिवनेस क्या हो रही है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट बढ़ रही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल सस्केप्टिबिलिटी, ठीक है। आगे लिखा है रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टिमेसिस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर न्यू जनरेशन में, हर नई जनरेशन में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स हैं, हमारे पास ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके एंजाइम, ठीक है, हर न्यू जनरेशन बैक्टीरिया के जो एंजाइम है उनके अगेंस्ट जो हमारे पास इस सिफेलोस्पोरिन की जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है। यानी कि हमारे पास बीटा लैक्टिमेस एंजाइम इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर नई जनरेशन में क्या हो रहा है, हमारे पास ये रुकावट बढ़ रही है। ये क्या कर रहा है, सिफेलोस्पोरिन अपने अंदर एक रुकावट पैदा कर रहा है, ठीक है, यानी कि खुद को क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, पावरफुल कर रहा है, ठीक है। तो बीटा लैक्टिमेस एंजाइम्स का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टिमेसिस। फिगर को डिस्कस करने से पहले हम नोट डिस्कस करते हैं। नोट में क्या लिखा है, नोट में लिखा हुआ है कमर्शियली अवेलेबल सिफेलोस्पोरिन आर इनइफेक्टिव अगेंस्ट मिथाइल रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस एल मोनोसाइटोजीन्स क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइले एंड द इंटेरोकोके। पहले क्लियर करते हैं कि कमर्शियली अवेलेबल का मतलब क्या होता है। कमर्शियली अवेलेबल का मतलब होता है कि वो मेडिसिन जो कि मार्केट में रजिस्टर्ड हो, अप्रूव्ड हो और कंपनी ने लार्ज स्केल पर बनाई है, यानी कंपनी ने बहुत सारी दवाई बनाई है, उसको हम कहते हैं कमर्शियल अवेलेबल। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि वो फार्मेसीज में आसानी से मिल जाए, ठीक है, उस दवाई को हम कहेंगे कमर्शियल अवेलेबल। लेकिन कुछ दवाइयाँ क्या होती हैं, वो रिसर्च स्टेज पर होती हैं, ठीक है, वो बनाई होती हैं रिसर्च के लिए, रिसर्च स्टेज पर होती हैं, वो क्लिनिकल बेसिकली ट्रायल्स में होती हैं, ठीक है, अभी ट्रायल्स चल रहे हैं उन पर, ठीक है। और हमारे पास वो सिर्फ लैब में क्या हो रही हैं, रिसर्च वगैरह के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। तो हम उस दवाई को कमर्शियल अवेलेबल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लार्ज स्केल, वो बहुत सारी नहीं बनाई गई, लार्ज स्केल पर नहीं बनाई गई, ठीक है। तो हर दवाई हमारे पास कमर्शियल अवेलेबल नहीं होती। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये नेचुरली कहाँ रहता है और बीमारी किस तरीके से कॉज करता है। ये नेचुरली कहाँ रहता है, बॉडी में नोज रीजन में रहता है, और हमारी बॉडी के जो स्किन में जो मॉइस्ट एरियाज हैं, जैसे कि हमारे पास एक्जिला रीजन हो गया, ठीक है, बगल वाला एरिया हो गया, ठीक है, तो उन जगहों में क्या रहता है, हमारे पास ये बैक्टीरिया रहता है नेचुरली, ठीक है। लेकिन अगर स्किन पे कट लग जाए, इंजरी हो जाए या सर्जरी हो और हमारे पास ये बैक्टीरिया अपनी नेचुरल जगह से, यानी कि नोज से या फिर हमारे पास हमारी स्किन में जहाँ रह रहा था वहाँ से निकल के बॉडी के अंदर चला जाए, ठीक है, जब बॉडी में किसी और जगह में चला जाएगा तो वहाँ क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। यानी कि अगर खून में गया, खून में इसने अपना घर बना लिया, तो खून में क्या कॉज करेगा, इन्फेक्शन को हम कहेंगे सेप्सिस, यानी कि खून का इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर हार्ट में चला गया, हार्ट के वेल्व से मसला क्रिएट किया, इसको हम कहेंगे एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, यानी कि हार्ट के वेल्व में मसला हो गया, हार्ट के वेल्व में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। अच्छा, होता क्या है हमारे पास, अब ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया, इस पे हमारे पास सिफाइलोस्पोरिन काम नहीं करती, ठीक है। क्यों काम नहीं करती, क्योंकि जो स्टेफाइलोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया है इसने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में क्या की हुई, चेंजिंग की है। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होती है, वो टारगेट होती है हमारे पास, पेनिसिलिन का टारगेट या सिफाइलोस्पोरिन का टारगेट क्या होती है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब जो स्टेफाइलोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया है इसने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में क्या की हुई, चेंजिंग की हुई, इसलिए सिफाइलोस्पोरिन जब इसके पास आ रहा है इसके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से सही से कंबाइन नहीं कर पा रहा है, यानी कि इससे कंबाइन नहीं कर पा रहा, यानी कि इसको ख़त्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो सिफाइलोस्पोरिन इस पर काम नहीं कर पाती, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया पे, ठीक है। और हम बात कर चुके हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम इसलिए बोलते हैं कि जो स्टेफाइलोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया होता है इससे पहली बार, यानी कि पहली बार इस बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन बनाई गई थी वो मेथिसिलिन थी, ठीक है। और रेजिस्टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब मेथिसिलिन से भी काम नहीं चलता, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस और इस बैक्टीरिया ने क्या कर लिए, अपने अंदर बहुत तब्दीली कर ली, अपने जेनेटिक लेवल में बहुत चेंजिंग कर लिए, अपने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को बहुत चेंज कर लिया कि मेथिसिलिन भी क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गई, ठीक है। अब वो भी काम नहीं कर पाती इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, और इसको यूज़ भी नहीं करते बिकॉज ऑफ हमारे पास ये किडनी को डैमेज कर सकती है, ठीक है।
तो इसका नाम बस वहीं से पढ़ा, मेथिसिनिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो फर्स्ट हमने देखा कि स्टेफाइलोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगा सेफाइलोस्पोरिन। अब सेकंड देख रहे हैं हमारे पास एल मोनोसाइटोजीन्स लिखा हुआ है। एल मोनोसाइटोजीन्स का मतलब क्या, एल से लिस्टेरिया, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स, ये किस्म का बैक्टीरिया है। ठीक है, इसे भी काम नहीं करेगा, इस पर भी सेफाइलोस्पोरिन काम नहीं करेगा। इसकी वजह देख लेते हैं है क्या। ये बैक्टीरिया बेसिकली अनकुक्ड मीट से आता है। ठीक है, अनकुक्ड मीट हो गया, रॉ वेजिटेबल्स हो गए, या अनपेस्चराइज मिल्क हो गया। ठीक है, यानी कि बेसिकली कॉन्टामिनेटेड फूड से आ रहा है, कॉन्टामिनेटेड फूड से आ रहा है, फूड में होगा। ठीक है, अच्छा अब वहाँ से बॉडी में गया, ठीक है, तो ये करेगा क्या, बेसिकली हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि स्टमक के एसिड, ठीक है, स्टमक का जो एसिड है या फिर हमारे पास लीवर में जो बाइल वगैरह है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय, तबाह कर देते हैं अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह हो बॉडी में। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये जो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस बैक्टीरिया है, ये स्टमक के एसिड और बाइल से बच जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसके एंजाइम है वो क्या, वो असर नहीं करते इन चीज़ों का, यानी कि उन पर जो एसिड आ रहा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, वो सर्वाइव कर लेते हैं। अब होता क्या है, हमारे पास ये बॉडी में जाके क्या करते हैं, बॉडी में सेल के अंदर छुप के ग्रो करते हैं, सेल के अंदर छुप के ग्रो करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर पैथोजन। क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस। ठीक है, अब ये ग्रो करके मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो इनको क्या कंट्रोल करती है, इनको बेसिकली डिस्ट्रॉय कर सकती है हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी, यानी कि हमारा जो हम क्या है बेसिकली हमारी बॉडी में दाखिल हम होस्ट सेल है। ठीक है, तो होस्ट सेल की जो मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, होस्ट सेल की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जैसे कि टी सेल हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया। ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ये इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी कि इतना मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा बॉडी में। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा। लेकिन अगर इम्यूनिटी वीक होगी, क्योंकि हमारे पास कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जैसे कि टी सेल हो गया, मैक्रोफेजेस कंट्रोल कर रहे हैं इसको। ठीक है, लेकिन अगर इम्यूनिटी वीक होगी, कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, पेशेंट ऑलरेडी ही क्या है, वीक है, बीमार है, तो उसके अंदर अगर ये चला गया बैक्टीरिया तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, और ये जो सेफाइलोस्पोरिन है इस पर काम नहीं करेगा। क्यों, सेफाइलोस्पोरिन का मेन टारगेट क्या है, पेनिसिलिन का मेन टारगेट भी क्या है, उनका टारगेट तो सेल वॉल है। उनका टारगेट क्या है कि सेल वॉल ना बनने देना। उनका टारगेट ये तो ना कि सेल के अंदर जाके क्या करना, इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, तो ये सेल वॉल को नहीं बनने देंगे। बेसिकली टारगेट क्या है, ये सेल के अंदर छुप के बैठा हुआ है जो बैक्टीरिया, इंट्रासेलुलर पैथोजन है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वो खुद ही इसको तबाह कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास सेफाइलोस्पोरिन इस केस में काम नहीं करते। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ एक और किस्म का बैक्टीरिया लिखा हुआ है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसेरे। ठीक है, इस भी काम नहीं करता, इस पर भी सेफाइलोस्पोरिन काम नहीं करता। वजह क्या है, ये बैक्टीरिया होता क्या है, ये असल में जो बैक्टीरिया होता है ये बेसिकली हमारी इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, हमारी आंतों में रहता है, लेकिन ये बहुत ही लेस क्वांटिटी में इंटेस्टाइन में रहता है। हमारे पास जो इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया होते हैं वो इसको बढ़ने नहीं देते, इसको ग्रो करने ही नहीं देते, क्योंकि हमारे पास ये गुड बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि ये क्या है, टॉक्सिन रिलीज़ करता है, जहर रिलीज़ करता है। वो जहर क्या कर सकता है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग को डैमेज कर सकता है, लेकिन नॉर्मली कुछ हार्म नहीं दे रहा क्योंकि बहुत ही लेस क्वांटिटी में। लेकिन अगर आपने क्या ले ली, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ले रहे हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब क्या, वो एंटीबायोटिक जो कि क्या कर रही हैं, वो एंटीबायोटिक जो कि बहुत तरह के बैक्टीरिया को बॉडी में क्या कर रही हैं, किल कर रही हैं। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब क्या, यानी कि बहुत तरह के बैक्टीरिया को, यानी कि वो गुड बैक्टीरिया को भी क्या कर रही हैं, हार्म कॉज कर रही हैं, गुड बैक्टीरिया को भी हार्म पहुंचा रही हैं। हमारे पास इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और पानी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, पानी की जो एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन से हो रही है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। लेकिन अगर वो डैमेज हो गया हमारे पास गुड बैक्टीरिया, तो ये इसको जो हमारे पास सी डिफिसाइल है, इसको सी डिफिसाइल बोलते हैं। ठीक है, क्लस्ट्रीडियम को सी बोल सकते हैं और डिफिसाइल है। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया ये ग्रो करेगा, इसको चांस मिल गया, बिकॉज गुड बैक्टीरिया नहीं है जो इसको डिस्ट्रॉय करे, इसको बढ़ने नहीं दें। ठीक है, अब हमारे पास गुड बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ठीक है, बोल सकते हैं क्वांटिटी लेस हो रही है, तो इस बैक्टीरिया को क्या मिल गया, चांस मिल गया, इंटेस्टाइन में ग्रो करेगा। इंटेस्टाइन में ग्रो करेगा और क्या रिलीज़ करेगा, ये एक किस्म का जहर रिलीज़ करेगा, टॉक्सिन रिलीज़ करेगा। टॉक्सिन क्या करेगा, इंटेस्टाइन की लाइनिंग को डैमेज कर देगा। इंटेस्टाइन की लाइनिंग क्या होगी, डैमेज हो गई। इसको हम कहते हैं सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, यानी कि क्या हो गई, हमारे पास इंटेस्टाइन की लाइनिंग डैमेज हो गई और ज़ख्म भी हो सकता है। ठीक है, अगर लाइनिंग ज़्यादा डैमेज हो गई तो यानी कि अल्सर भी हो सकता है। अब ये अल्सर, ये डैमेज जो होगी इंटेस्टाइन की लाइनिंग, ठीक है, अब इससे क्या होगा, पानी की सही तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, पानी की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, यानी कि जो पानी होगा ज़्यादातर कहाँ से निकलेगा, हमारी बॉडी से निकलेगा, यानी कि डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कि इंटेस्टाइन की लाइनिंग डैमेज हो चुकी है। इस बैक्टीरिया ने क्या कर दी, डैमेज कर दी इंटेस्टाइन की लाइनिंग को अपनी टॉक्सिन रिलीज़ करके। ठीक है, तो होगा क्या, इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि सेफाइलोस्पोरिन नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि सेफाइलोस्पोरिन ही तो काम क्या है कि सेफाइलोस्पोरिन ने क्या किया हमारे पास कि बेसिकली गुड बैक्टीरिया को मार दिया, हमारे पास बैड बैक्टीरिया क्या होगा, ये बैड बैक्टीरिया है, ये ग्रो, इसको चांस मिल गया, इसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या यूज़ करते हैं, वैंसोमाइसिन यूज़ करते हैं, वैंसोमाइसिन जो कि ओरली देंगे। ठीक है, वैंसोमाइसिन ओरली, यानी कि मुंह के जरिए देंगे। अब वैंसोमाइसिन जब ओरली जाएगा तो नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, नॉर्मली हमारे पास जो एंटीबायोटिक होती हैं वो इंटेस्टाइन से जाती हैं खून में। ठीक है,
और इंटेस्टाइन से जाती है खून में। लेकिन जो वैंसोमाइसिन ओरली लिया आपने तो वो इंटेस्टाइन से खून में बहुत ही कम जाता है, इंटेस्टाइन में ज़्यादा रहता है। इंटेस्टाइन में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि इंटेस्टाइन में रह कर ही क्या करते हैं, जो बैड बैक्टीरिया होगा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइली, इसको क्या करेगा, इसको ख़त्म करेगा, इसको डायरेक्टली टारगेट करेगा, ठीक है, वैंसोमाइसिन। ओके, तो वैंसोमाइसिन क्या करेगा, इस तरीके से डायरिया को कंट्रोल करेगा, डायरिया को सही करेगा, क्या करेगा, हमारे पास इंटेस्टाइन की लाइनिंग को सही करेगा इस बैक्टीरिया को ख़त्म करके। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि वैंसोमाइसिन हमारे पास सिर्फ इस सी डिफिसाइले बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि जो इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होंगे, गुड बैक्टीरिया, उनको भी अफेक्ट करेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये वैंसोमाइसिन भी क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अफेक्ट करेगी। लेकिन इसका टारगेट मेनली क्या है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइले, ठीक है, टारगेट मेनली ये है, ठीक है, लेकिन अफेक्ट करेगी गुड बैक्टीरिया जो होंगे इंटेस्टाइन में, उनको हल्का फुल्का अफेक्ट करेगी। इसके बाद फोर्थ किस्म का बैक्टीरिया है एंटीरोकोकी, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया कहाँ होता है, ये बैक्टीरिया नॉर्मली होता है इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में होता है, ठीक है, और ये नॉर्मली क्या होता है, हमारे लिए हार्मलेस होता है, नुकसान नहीं पहुँचाता हमें। लेकिन अगर इंटेस्टाइन से निकल कर ये चला जाए खून में, ठीक है, कहाँ चला जाए, खून में चला जाए, ब्लड में चला जाए, तो क्या कॉज करेगा, बैक्टीरिया में, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन, खून में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, यानी कि अपनी असली जगह से निकल के गया बॉडी में किसी और जगह, तो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा एंटीरोकोकी, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हार्मलेस होता है, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है कि इस पर सिफालोस्पोरिन क्यों असर नहीं करती, इस वजह से क्योंकि जो एंटेरोकोकी होता है, ठीक है, इसके जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इस बैक्टीरिया के जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं वो लो एफिनिटी वाले होते हैं। लो एफिनिटी मतलब कि वो सिफेलोस्पोरिन जो आएगा इस पर, ठीक है, टारगेट क्या होता है, इनका टारगेट होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन बैक्टीरिया की। तो जब इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से कंबाइन होगा तो वो स्ट्रांगली कंबाइन नहीं होगा, यानी कि ताकत से कंबाइन नहीं होगा, बल्कि हल्का फुल्का कंबाइन होगा। जब हल्का फुल्का कंबाइन होगा तो ये सेल वॉल सिंथेसिस जो बन रही थी बैक्टीरिया की वो रुकेगी नहीं, कंप्लीटली स्टॉप नहीं होगी, बल्कि कुछ हद तक हो जाएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो सिफेलोस्पोरिन है एंटीरोकोकी का मुकम्मल तौर से इलाज नहीं करता है, क्योंकि बहुत लेस अमाउंट में, हम बोल सकते हैं बहुत लेस बोल सकते हैं एफिनिटी से क्या होता है, ये इसका कंबाइन होता है, ठीक है, यानी कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से स्ट्रांगली अटैच नहीं होता, दैट्स वाई क्या, इसलिए इसको ख़त्म नहीं करता बैक्टीरिया को, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया ग्रो करता रहता है, तो हमारे पास 4 तरह के बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि सिफेलोस्पोरिन इन पे ट्रीट नहीं करता, इनको ख़त्म नहीं करता, ठीक है। आगे चलते हैं, हम पहले फिगर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं। तो आप फिगर में क्या लिखा है, फिगर में लिखा है हमारे पास समरी ऑफ थेरापेटिक एप्लीकेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन जो होती है एक ब्रॉड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है, यानी कि इसमें बहुत सारी टाइप्स आती हैं, ठीक है, बहुत सारी टाइप्स आती हैं। अभी जो बहुत सारी टाइप हैं ये अलग अलग तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, ये अलग तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करेगी, ये अलग तरह की, अलग तरह की, ठीक है। और सिफेलोस्पोरिन को जनरेशन में डिवाइड किया गया है, जनरेशन्स में डिवाइड किया गया, समझेंगे जनरेशन का मतलब क्या होता है। और हर जनरेशन क्या करती है, हर जनरेशन का अपना एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है कि इस जनरेशन की दवाई को, इस जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन को इस खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि इस खास हम बोल सकते हैं बीमारी या इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। जनरेशन का मतलब क्या की गई, टाइम के साथ साथ क्या की गई, इंप्रूवमेंट की गई, सिफेलोस्पोरिन को बनाने में इंप्रूवमेंट की गई। पहले जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन थी यानी कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी, फिर उसको इंप्रूव किया गया, मॉडिफाई किया गया, सेकंड जनरेशन बन गई, फिर सेकंड जनरेशन को और मॉडिफाई किया गया ताकि और इफेक्टिव तरीके से असर करे, बीमारी को ट्रीट करे, तो थर्ड जनरेशन बन गई, यानी कि टाइम के साथ साथ क्या हुआ, टाइम के साथ साथ इंप्रूवमेंट की गई, इसको हम कहते हैं जनरेशन, ठीक है। तो हमारे पास सिफेलोस्पोरिन की तकरीबन 4 जनरेशन है, यानी कि इसको 4 बार इंप्रूव किया गया। अब डिस्कस करते हैं फिगर को, लिखा है फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, यानी कि सबसे पहले जो सिफेलोस्पोरिन बनाई गई थी वो डिस्कस किया गया। इसमें ग्राम पॉजिटिव कोकी, यानी कि जो बैक्टीरिया यहाँ पर लिखे गए इनकी शेप कैसे होगी, गोल शेप होगी। पहला डिस्कस करते हैं स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया जो है नॉर्मली कहाँ रहता है, नॉर्मली नोज में रहता है, और हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में जो मॉइस्ट रीजन है, जैसे कि हमारे पास बगल का रीजन हो गया, एक्सिला रीजन होगा, तो वहाँ पर ये रहता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया, ठीक है। अब अगर स्किन में कट लग गया, ज़ख़म कुछ हो गया था या सर्जरी वगैरह हुई, तो उसमें हो सकता है ऐसा कि ये बैक्टीरिया अपनी नॉर्मल जगह, यानी कि नाक से या फिर हमारी स्किन से जहाँ नॉर्मली रह रहा था वहाँ से कहाँ चला जाए, बॉडी में चला जाए। तो बॉडी में चला जाएगा, तो बॉडी में अगर खून में गया, ठीक है, खून में गया तो बेसिकली खून का इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है, कॉज कर सकता है, और फिर बैक्टीरिया में आगे जाके सेप्सिस हो सकता है, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन होती है कि बैक्टीरिया और सेप्सिस में क्या फ़र्क है, इस फ़र्क को भी समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया और सेप्सिस में क्या फ़र्क होता है। बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया का मतलब होता है कि बैक्टीरिया कहाँ है, बैक्टीरिया खून में है, ठीक है, बैक्टीरिया कहाँ है, खून के अंदर चला गया, ब्लड में चला गया, ठीक है। अब ये कंडीशन टेम्परेरी भी हो सकती है, फिर माइल्ड भी हो सकती है, यानी कि कंडीशन हल्की फुल्की होती है, ठीक है। अच्छा, होता है कि हमारे पास जैसे कि डेंटल प्रोसीजर के दौरान दांतों में सफाई करवाते हैं, फिर रूट कैनल वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है, कट वगैरह लगता है, हम जानते हैं नेचुरली हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, नेचुरली क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है मुंह में, ठीक है। अगर कट वगैरह लगता है तो क्या होता है, हमारे पास हल्का फुल्का कट लग जाता है, तो क्या होता है, हमारे पास ये मुंह से बैक्टीरिया कहाँ चला जाएगा, खून में चला जाएगा, ठीक है।
लेकिन इसको हम कहते हैं ट्रांसिएंट बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? ट्रांसिएंट बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है, अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम सही है, इम्यून सिस्टम सही है तो कोई मसला नहीं है। डेंटल प्रोसीजर के दौरान जो ये अमल हुआ है कि बैक्टीरिया हमारे मुंह से खून में चला गया, तो फ़ौरन ही जो बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होगा वो फ़ौरन से अटैक करेगा इसको और इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा, ठीक है, ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यून सिस्टम वीक है या फिर उस मरीज़ का पहले हम बोल सकते हैं कि हार्ट वाल्व में इन्फेक्शन है, तो हमारे पास जो बैक्टीरिया यहाँ पर आया है डेंटल प्रोसीजर के दौरान कट लगने से, ठीक है, वो खून में गया, बेसिकली जब वो पहुँचा हार्ट के वाल्व्स के पास तो वहाँ पर चिपक जाएगा। वहाँ पर क्या कॉज करेगा? इन्फेक्शन कॉज करेगा, यानी कि एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस यानी कि हार्ट के वाल्व का इन्फेक्शन कॉज करेगा ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं? ऐसी कंडीशन में यूज़ करते हैं प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक, यानी कि पहले से एहतियाती तौर पर क्या करते हैं? एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, जो कि क्या करें, अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है उसमें यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम वीक नहीं है तो बॉडी खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगी, ज़रूरत नहीं है दवाई लेने की, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर किसी का हार्ट का मसला है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उनका इम्यून सिस्टम कम्प्रोमाइज़्ड है, ठीक है, या फिर इसका हार्ट वाल्व का इन्फेक्शन है, ठीक है, तो और ख़तरा है कि यहाँ पर आके चिपक जाएगा, क्या करेगा? इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सी होती है? एमॉक्सीक्लिन। एमॉक्सीक्लिन हमारे पास एक पेनिसिलिन की टाइप है, लेकिन अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो एमॉक्सीक्लिन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज़ करेंगे? अदर यूज़ करेंगे, जैसे कि क्लिंडामाइसिन हो गया, ठीक है, क्लिंडामाइसिन ये यूज़ करेंगे। ये पेनिसिलिन नहीं है, इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि खून में इन्फेक्शन है, खून में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं सेप्सिस क्या होता है। तो सेप्सिस का मतलब ये होता है कि जब कोई भी इन्फेक्शन यानी कि ज़रूरी नहीं कि बात हो रही है कि खून में इन्फेक्शन हो, कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्या पता है स्किन में हो, लंग्स में हो, कहीं भी इन्फेक्शन हो, ठीक है। जब कोई भी इन्फेक्शन, ठीक है, इम्यून सिस्टम को, हमारी बॉडी के दिफाई निज़ाम को इतना एक्टिवेट कर दे कि बॉडी जो है वो एक अनकंट्रोल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में चली जाए, तो उसको कहेंगे सेप्सिस, ठीक है। तो अगर सेप्सिस होगा तो कुछ अलामात होती हैं। क्या क्या अलामात होती हैं? कि फ़ीवर होगा, खून का प्रेशर लो होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा, टैकीकार्डिया भी हो सकता है और ऑर्गन तक डैमेज हो सकता है, ठीक है। ये 4 कंडीशन ऑलवेज होंगी, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन सिवियरिटी अलग अलग होगी। किसी मरीज़ में क्या होगा, हमारे पास सारे सिम्टम्स हल्के हल्के होंगे, माइल्ड होगा, और किसी मरीज़ में सारे सिम्टम्स क्या होंगे? सीवियर होंगे, और किसी मरीज़ में क्या होंगे? सिम्टम्स ज़्यादा होंगे, यानी कि सेप्टिक शॉक होगा, ठीक है। तो यानी कि सिवेरिटी डिपेंड करती है, सिवेरिटी यानी कि शिद्दत जो होगी इन अलामात की ये अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये सारी अलामात होंगी सेप्सिस में, ठीक है। अगर ये अलामात नहीं होंगी, ये मसला नहीं है, तो सेप्टिक शॉक जो होगा, यानी कि सेप्सिस जो होगा, सेप्टिक शॉक नहीं बनना चाहिए, सेप्सिस डायग्नोस ही नहीं होगा, सेप्सिस होगा ही नहीं, ठीक है। सेप्सिस डायग्नोस के लिए 4 कंडीशन लाजमी है, ठीक है, लेकिन सिवेरिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन 4 कंडीशन होनी चाहिए। डिस्कस करते हैं कि हाउ फीवर कम, कि बुखार किस तरीके से हो रहा है। होता है कि हमारे पास बैक्टीरिया या फिर उसके टॉक्सिन्स ने क्या किया? इम्यून सिस्टम को बॉडी में एक्टिवेट कर दिया, जगा दिया। अब जब बॉडी का दिफाई निज़ाम जाग गया तो क्या होगा हमारे पास? तो बॉडी में साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे, साइटोकाइंस, बिकॉज ऑफ कि बैक्टीरिया टॉक्सिन्स ने क्या कर दिया, बैक्टीरिया या फिर उसके टॉक्सिन्स ने क्या कर दिया? इम्यून सिस्टम को जगा दिया, ठीक है। साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे, साइटोकाइंस क्या करेंगे? ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है उसको एक्टिवेट करेंगे। जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो गया तो क्या करेगा? बॉडी का सेट पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि फीवर हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देगा। साइटोकाइंस ने क्या किया? साइटोकाइंस की वजह से बेसिकली क्या हुआ हमारे पास? इसने हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट किया और फिर क्या हो गया? हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? फीवर होता है सेप्सिस में। अब देखते हैं कि ब्लड प्रेशर लो किस तरीके से होता है सेप्सिस में। तो होता है कि हमारे पास साइटोकाइंस और हमारे पास बैक्टीरियल टॉक्सिन्स क्या करते हैं? खून की वेसल को डायलेट करते हैं, खून की वेसल को क्या कर देंगे? डायलेट कर देंगे। डायलेट हो गई एक तो वजह यह है कि हमारे पास खून का प्रेशर गिर रहा है, जब डायलेट हो गई तो मतलब क्या हो जाएगा? खून का प्रेशर गिर गया। सेकेंड रीज़न ये होता है हमारे पास कि बैक्टीरियल टॉक्सिन्स और साइटोकाइंस की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है? खून की जो वेसल हमारे पास है इनकी परमेबिलिटी इंक्रीज जाती है, यानी कि क्या हो रहा है हमारे पास कि जो खून में प्लाज्मा था, प्लाज्मा क्या हो रहा है? लीक हो रहा है, ठीक है, प्लाज्मा लीक हो रहा है एंड हमारे पास खून की वजह से डायलेट हो गई। इसकी वजह से क्या होता है? हमारे पास खून का प्रेशर गिर जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है। थर्ड कंडीशन थी हमारे पास टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया कैसे होता है? हमारे पास हमारी बॉडी की खून की वेसल क्या है? डायलेट है, यानी कि क्या हो रहा है? खून का प्रेशर गिर गया। जब खून का प्रेशर गिरा तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करेगी इस कंडीशन को, यानी कि क्या होगा? हमारे पास हार्ट तेज़ धड़कने की कोशिश करेगा। टैकीकार्डिया क्या हो जाएगा? टैकीकार्डिया, ठीक है। ऊपर से बुखार भी है, फीवर है, तो फीवर भी क्या करेगा? ट्रिगर करेगा हमारे पास हार्ट को तेज़ धड़कने के लिए, यानी कि टैकीकार्डिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैकीकार्डिया। फोर्थ कंडीशन थी ऑर्गन डैमेज। तो ऑर्गन डैमेज किस तरीके से हो सकता है? होता है क्या हमारे पास कि खून का प्रेशर लो है, ठीक है, और हमारे पास खून की नालियाँ क्या हो रही है? लीकी हो गई, यानी कि प्लाज्मा लीक कर रही है, ठीक
ठीक है। जब ये दो कंडीशन है तो बेसिकली हमारे पास हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उन तक सही तरीके से ना ऑक्सीजन जा रही है ना ही न्यूट्रिएंट जा रही है, यानी कि सही मिकदार में नहीं पहुँच रही। नो ऑक्सीजन डिमांड पूरी हो रही है, ना ही हमारे पास हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट डिमांड पूरी हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डिमांड पूरी नहीं हो रही, ठीक है। तो होगा क्या हमारे पास कि जब ये दो कंडीशन हो रही है कि उन ऑर्गन की ना ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो रही है ना न्यूट्रिएंट की डिमांड पूरी हो रही है, तो ऑर्गन डैमेज हो जाती है, ठीक है। ऑर्गन डैमेज का खतरा होता है, ठीक है। या फिर हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरियल टॉक्सिस की वजह से, तो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स भी डायरेक्ट ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किडनी डैमेज, कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है, ठीक है। ब्रेन में कन्फ्यूजन आ जाए क्योंकि ब्रेन की भी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, ब्रेन को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं मिल रही, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ब्रेन कन्फ्यूज रहेगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। हमारे पास ऑर्गन डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो सेप्सिस के हमारे पास 4 सिम्टम्स है। अब इनकी सिवेरिटी हर किसी में अलग हो सकती है, लेकिन ये 4 होंगे, ठीक है, तभी तो हम सेप्सिस कहेंगे इसको। अब यहाँ सेकंड लिखा हुआ है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस। अब ये भी हमारे पास एक किस्म का बैक्टीरिया जो कि नॉर्मली कहाँ रहता है, नॉर्मली स्किन में रहता है, ठीक है, स्किन के ऊपर रहता है। अगर स्किन पे कट वगैरह इंजरी वगैरह हो, बॉडी में चला जाए तो क्या करेगा, खून का इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, या फिर हमारे पास हमारे हार्ट में वेल्व जो है एंडोकार्डिटिस, उनका इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एंडोकार्डिटिस क्यों कॉज कर रहे हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या करें, एंडोकार्डिटिस कॉज कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है देख लेते हैं हम। तो इस डाउट को क्लियर करते हैं। होता है कि हमारे पास हार्ट में जो वेल्व्स होते हैं, वेल्व्स नॉर्मली क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं और इन पे बैक्टीरिया नहीं चिपक पाता। नॉर्मली क्या है, स्मूथ है। लेकिन अगर हमारे पास ये हार्ट वेल्व डैमेज है, कोई बीमारी वगैरह है, या फिर हमारे पास ये वेल्व रिप्लेसमेंट हुई है, यानी कि वेल्व क्या है यहाँ पर आर्टिफिशियल है, नॉर्मल नहीं है हमारे पास नेचुरल वेल्व नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल वेल्व्स हैं। आर्टिफिशियल वेल्व्स हैं या फिर डैमेज वेल्व्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये वेल्व्स की सरफेस क्या है, रफ़, स्मूथ नहीं रही बल्कि रफ़ हो गई, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया के पास क्या होता है, हमारे पास हम बोल सकते हैं कि ऐसे एडिसिव फैक्टर्स होते हैं, यानी कि चिपकने वाले फैक्टर्स होते हैं जो कि चिपक जाएंगे, यहाँ पर वेल्व्स पे आके चिपक जाएंगे, उनको सरफेस मिल गई, चिपक जाएंगे और क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। तो हर बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज नहीं करता वेल्व्स का, ठीक है। जिन बैक्टीरिया के पास ऐसे एडिसिव फैक्टर, चिपकने वाले फैक्टर होंगे जो कि हार्ट के वेल्व पे चिपक सकते हैं, तो वो चिपक के क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। जब वो चिपक जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हार्ट के में ये वेल्व्स है, ठीक है, ये वेल्व्स है, ठीक है। यहाँ बैक्टीरिया हो गया हमारे पास, फाइब्रिन हो गया, बैक्टीरिया, फाइब्रिन और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, एक जगह जमा हो जाएंगे, तो एक किस्म की वेजिटेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वेजिटेशन, ठीक है। और ये हमारे पास हम बोल सकते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, यानी कि हमारे पास हार्ट के वेल्व का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास हार्ट के वेल्व का इन्फेक्शन होता है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इस बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं, बैक्टीरिया क्या करता है। अभी जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया हमारे पास है, नॉर्मली कहाँ रहता है, नॉर्मली रहता है नोज़ में, थ्रोट यानी कि नाक और गले में रहता है, ठीक है। अगर हमारे पास वही बात कि नॉर्मल जगह से जहाँ रह रहा है वहाँ से चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा, तो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो इजिली क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। लेकिन इस बैक्टीरिया में क्या होता है, इस बैक्टीरिया की खास बात होती है कि इस बैक्टीरिया के पास एक कवरिंग होती है, एक स्पेशल कवरिंग होती है, कैप्सूल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम इसको आसानी से ख़त्म नहीं कर पाता। यानी कि अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है, तो कुछ देर तक ये बॉडी में रहेगा बैक्टीरिया, फिर इसके आखिरकार इम्यून सिस्टम क्या कर लेगा, इसको पकड़ के तबाह कर देगा। लेकिन अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करता रहेगा और इसको इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसके पास कैप्सूल है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग था तब भी टाइम लग रहा था बॉडी का, अब तो वीक है इम्यून सिस्टम, तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकते हैं, कि हमारे पास जो ब्रेन की लेयर्स है वहाँ भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, या फिर हमारे पास निमोनिया भी कॉज कर सकता है, यानी कि खतरनाक किस्म के इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, तो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। अब ये कौन सा बैक्टीरिया है, अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है, ये नॉर्मली कहाँ रहता है, नॉर्मली रहता है थ्रोट में, गले में और स्किन में रहता है, ठीक है। अच्छा, अगर नॉर्मल अपनी जगह से कहाँ चला जाए, बॉडी में चला जाए, तो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। अगर ये फेरिंग्स की लाइनिंग पे चिपक जाए, ठीक है, बिकॉज के इसके पास क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन बैक्टीरिया के पास क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन का नाम होता है एम प्रोटीन, और इसके पास कुछ एडिसिव फैक्टर भी यानी कि चिपकने वाले फैक्टर भी हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, फेरिंग्स की लाइनिंग के साथ चिपक जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, लोकल इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लोकल इन्फ्लेमेशन, ठीक है। सेकंड चीज़ ये भी कर सकते हैं हमारे पास, ये कर सकता है सेल्यूलाइटिस। क्या करेगा, यानी कि डीपर स्किन लेयर्स पे जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। जब वहाँ जाके जमा हो जाएगा तो क्या होती है, हमारे पास हम बोल सकते हैं कि रेडनेस होगी, सॉइलिंग हो सकती है, बिकॉज कि हमारे पास
ये जो बैक्टीरिया था ये डीपर स्किन लेयर में जाके क्या हो गया, वहाँ जाके बैठ गया, जमा हो गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो सकती है, हमारे पास सॉइलिंग वगैरह हो सकती है, ठीक है। हमारे पास जो स्ट्रेप्टोकोकस पाइजन्स है, ठीक है, कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसकी वजह से। होता है कि हमारे पास कभी कभी नॉर्मली ये खुद हमें हार्म नहीं कर होता, लेकिन हमारी बॉडी के दिफाई निज़ाम के गलत रिस्पांस की वजह से, यानी कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के गलत रिस्पांस की वजह से, कि उस हमारी बॉडी में ये आया और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, तो एक गलत रिस्पॉन्स हुआ जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हो गई बिकॉज दिस बैक्टीरिया। हुआ कैसे कि इस बैक्टीरिया के पास क्या है, एम प्रोटीन है, ठीक है। अब इस एम प्रोटीन का स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है हार्ट के वेल्व्स और जॉइंट के साथ। हार्ट के वेल्व और जॉइंट पर जो टिश्यूज़ हैं उनसे मिल रहा है इस एम प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि एक तरह की मॉलिक्यूलर मिमिक्री है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री, ठीक है। होगा क्या हमारे पास, अब इम्यून सिस्टम जब एक्ट करेगा इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, तो हमारे पास हार्ट के वेल्व्स और जॉइंट्स भी क्या होंगे, मुतासिर होंगे, बिकॉज वो भी सिमिलर है इस प्रोटीन से, ठीक है। इस प्रोटीन के साथ सिमिलर है, ठीक है। जब ये इन पे एक्ट कर रहा है इम्यून सिस्टम, तो उन पे भी एक्ट कर रहा होगा, उन पे भी एक्ट कर होगा गलती से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें मुश्किलात हो सकती हैं, हमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, यानी कि हमारे हार्ट के वेल्व्स एंड जॉइंट्स ये मुतासिर होंगे बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया, ठीक है। अभी जो हमारे पास एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकी है, ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या होता है, ये बैक्टीरिया नॉर्मली कहाँ रहता है, नॉर्मली माउथ में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रहता है, और बहुत ही लेस क्वांटिटी में रहता है स्किन में, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये बैक्टीरिया अपनी नॉर्मल साइट से, यानी कि जहाँ रह रहा था वहाँ से निकल कर खून में चला जाए या फिर किसी और जगह चला जाए बॉडी में, किसी और ऑर्गन में, तो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। ये बेसिकली एनारोबिक, यानी कि ये पसंद नहीं करता ऑक्सीजन को, ये पसंद नहीं करता ऑक्सीजन को, यानी कि लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रहना पसंद करेगा, ठीक है। जैसे कि देख लें बॉडी में, हमारी बॉडी में कोई डेड टिश्यू है, ठीक है, कोई डेड टिश्यू, यानी कि डेड टिश्यू हुआ ही क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, डेड हो गया, ठीक है। तो डेड टिश्यू है, हमारे पास कोई डेड एरिया है बॉडी में, ठीक है, तो हमारे पास नेक्रोटिक एरिया है या कोई अंदर ज़ख्म वगैरह है, ठीक है। तो हमारे पास वहाँ पर क्या होगा, ये आइडियल जगह होगी इस बैक्टीरिया की ग्रो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पर हमारे पास ये बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो कि है ग्राम नेगेटिव रॉड्स। ये सारे बैक्टीरिया क्या हैं, ग्राम नेगेटिव, इनकी शक्ल रॉड लाइक है, ठीक है। तो ये तीनों बहुत सारे किस्म के इन्फेक्शन कॉज करते हैं, लेकिन एक कॉमन इन्फेक्शन तीनों कॉज करें वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है क्या है कि यूरिनरी ट्रैक में क्या हो गई, बैक्टीरिया की अनवांटेड ग्रोथ हो गई, उसको हम कहेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के, कि पेनफुल यूरिनेशन होगी, यूरिन आते हुए दर्द होगा, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होगी, ठीक है। और लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉमन से कुछ सिम्टम्स है, ठीक है। और डिस्कस करते हैं कि ये सारे बैक्टीरिया, यानी कि एक एक करके डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया किस तरीके से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये जो बैक्टीरिया हमारे पास है, ठीक है, ई कोली, ये नॉर्मली कहाँ रहता है, गट में रहता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ पर यूरिथ्रा के थ्रू कहाँ आ जाएगा, ब्लैडर में आ जाएगा। जब ब्लैडर में आ गया तो इन्फेक्शन कॉज करेगा। किस तरीके से करेगा, बेसिकली इस बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, हेयर लाइक हम बोल सकते हैं फिम्ब्रियाई, जिसको बोलते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो कि क्या करती है, ब्लैडर के वॉल पे चिपक के क्या होती है, मल्टीप्लाई करती हैं, अपनी आबादी को बढ़ाती हैं और इन्फेक्शन कॉज करती हैं। इसके बाद लिखा हुआ है क्लैप्सिला निमोनियाई। अब ये जो बैक्टीरिया हमारे पास ये नॉर्मली गट यानी कि इंटेस्टाइन में रहता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है, ठीक है। अब वहाँ से अगर किसी और जगह जाएगा तो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। अब ये हम देखते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन किस तरीके से कॉज करते हैं। बाकी भी तरह के इन्फेक्शन कॉज करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो किस तरीके से कॉज करते हैं बैक्टीरिया। तो होता है कि हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है, अगर कैथेटर लगा हुआ है किसी को, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा रिस्क होता है कि ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करे। होता है कि हमारे पास जो कैथेटर यानी कि ट्यूब जो होती है वो हम यूरिथ्रा के थ्रू क्या करते हैं, यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर में डाली जाती है, ठीक है, यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर में होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, जैसे कि क्लैप्सिला हमारे पास हो गया और भी कई तरह के बैक्टीरिया, तो वो क्या होंगे, कैथेटर की सरफेस पे चिपक जाएंगे, ठीक है। जब कैथेटर की सरफेस पे चिपक गए तो जब इनको एक शॉर्टकट मिल जाएगा, ये कैथेटर की सरफेस पे चिपक के ब्लैडर में आ जाएंगे। जब ब्लैडर में आ जाएंगे तो ब्लैडर की वॉल पर चिपक के क्या करेंगे, खुद को मल्टीप्लाई करेंगे, अपने टॉक्सिन्स रिलीज़ करेंगे, अपने जहर रिलीज़ करेंगे, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनके पास हम बोल सकते हैं एक स्लाइमी कवरिंग होती है, जो कि इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो उनसे बच जाते हैं बैक्टीरिया, क्यों, क्योंकि उनके पास एक कवरिंग होती है, अजीब सी स्लाइमी कवरिंग, ठीक है। तो ये ब्लैडर के वॉल पर चिपक के क्या करेंगे, खुद को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई करने से, इनकी ग्रोथ से, इनके टॉक्सिन रिलीज़ करने से हमें क्या होगी, जलन होगी, इरिटेशन होगी, ठीक है, इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इस तरह से बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। वही सिम्टम्स क्या क्या होंगे कि पेनफुल यूरिनेशन होगी और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होगी, ठीक है। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। आगे चलते लिखा है प्रोटियस मायराबिलस। अब ये बैक्टीरिया जो होता है हमारे पास, ये भी नॉर्मली इंटेस्टाइन यानी कि गट में रहता है
और इन्वायरमेंट में मिलता है, यानी कि सॉइल वाटर भी में ये बैक्टीरिया मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये बैक्टीरिया भी हमारे पास अगर कैथेटर लगा हुआ है, चांस ज़्यादा है कि क्या करें, इन्फेक्शन कॉज करें। सेम इसकी तरह क्या होगा, कैथेटर के सरफेस पे चिपक जाएगा और फिर ब्लैडर में पहुंच के वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। सेकंड एक और तरीका ये भी है कि क्या करें, ये हमारे पास क्या पता है एनएस कॉन्टेमिनेट हो, ठीक है। तो वहाँ से एनएस से यूरिथ्रा फिर ब्लैडर में पहुँच के क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो बहुत से तरीके से इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये किस तरीके से कॉज करेगा। होता क्या है, इस बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होता है, ठीक है। अब ये फ्लैजिला जो होते हैं बहुत तेज़, इस फ्लैजिला की वजह से बहुत तेज़ मूव करते हैं, यानी कि इस बैक्टीरिया की क्या होती है, मोटेलिटी हाई होती है, ठीक है। और ये क्या बनाता है, यूरिएस एंजाइम बनाता है। यूरिएस एंजाइम बनाता है मतलब क्या, जो यूरिया होगा यूरिन में उसको अमोनिया में तब्दील करेगा। यूरिएस एंजाइम क्या करेगा, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर गया, ठीक है। जब अमोनिया में कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास ये इस एंजाइम की वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से, जिस बैक्टीरिया ने जो एंजाइम बनाया यूरिएस, और यूरिएस ने क्या किया, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, यूरिन का पीएच बदल जाएगा, ठीक है। यूरिन का पीएच क्या हो जाएगा, अल्कलाइन, यानी कि बेसिक पीएच हो जाएगा। जब यूरिन का पीएच बदल गया तो क्या हो गया, हमारे पास जो यूरिन आएगा उसमें अजीब सी स्मेल होगी, ठीक है। बैड स्मेल बोल सकते हैं, अमोनिया की स्मेल होगी, ठीक है। और एक और हमारे पास क्या होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, बर्निंग फील होगी। कभी कभी हमारे पास बेसिकली हम बोल सकते हैं कि किडनी स्टोन या ब्लैडर स्टोन भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अब माहौल क्रिएट हो गया, यूरिन क्या हो गया, हमारे पास अल्कलाइन हो गया। तो ये बहुत ही आइडियल कंडीशन होती है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए और हमारे पास स्टोन फॉर्मेशन के लिए बहुत ही आइडियल कंडीशन है, ठीक है। तो स्टोन भी फॉर्म हो सकते हैं।